हाँ प्लीज उमाकांत भाई, आपके पास 10:30 बजे तक समय है। ओके, थैंक यू। बहुत ज्यादा टाइम है। चलिए, शुरू करता हूँ मैं अपनी यात्रा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमाकांत है और मैं एक शराबी हूँ। हाय उमाकांत जी। और हाय। और यार, ईश्वर की कृपा है यार। तो स्पॉन्सर का साथ है, सुंदर फेलोशिप है। और मेरे पास बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लिटरेचर है यार। मुझे नहीं पता ये सब मिलके मेरे पे कैसा असर करती हैं, लेकिन आज के दिन मैंने शराब नहीं पी है। शराब पीने का कोई थॉट भी नहीं है। और एक उस रास्ते पे हूँ जो रास्ता मुझे बार बार अपने आप को करेक्ट करने को कहता है। तो मेरी जो अर्ली लाइफ है दोस्तों, मैं जब 10th या 12th में था तो मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। मैं क्रॉस कंट्री में पार्टिसिपेट करता था, मैं स्विमिंग में पार्टिसिपेट करता था, मैं वेट लिफ्टिंग करता था, जिम्नास्ट करता था। ये मेरे बहुत ही मेरे को इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता था। मेरे को क्रिकेट का अट्रैक्शन नहीं था, है ना। मैं अपना जो खेल का टाइम होता था वो या तो मैं वेट लिफ्टिंग में, जिम्नास्ट में, स्विमिंग में, इसमें करता था। ओके। तो मैंने दो घटनाएं मेरे जीवन में घटी, मेरे सामने हुई। मेरे मोहल्ले में दो मेरे अंकल थे, वो अल्कोहलिक थे और उनकी डेथ हुई। उसमें से एक जो डेथ थी वो बड़ा हिलाती थी मेरे को कि वो एक सरदार जी थे। तो एक्चुअल में हम मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में रहते थे। उस सेक्टर्स में सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। तो एक सरदार जी मेरे मोहल्ले में रहते थे। वो रोज रिक्शे के ऊपर ना बेहोशी की हालत में आते थे और उनको दो पुलिस वाले घर छोड़ने आते थे रोज। मतलब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, 85-86 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम उनकी बड़ी बुरी कंडीशन देखते थे। उनकी पैंट गीली है, कपड़े उनके अस्त व्यस्त है, उनको चला नहीं जा रहा है। पुलिस वाले उनको उठा के घर घर छोड़ने आते थे। और पुलिस वाले रोज ही घर छोड़ने आते थे उनको। और घर में भी बड़ी अनमैनेजेबिलिटी थी। वो जो उनकी मैडम थी, वो आस पड़ोस से कभी सब्जी मांग ले जाती थी, कभी चीनी, कभी कुछ। क्योंकि सरदार जी घर में लाके तो कोई राशन देते नहीं थे और सारी उनकी तनख्वाह ठेके पे ही जाती थी। बाद में हमें कहना खुशी होनी शुरू हुई कि जो पुलिस वाले हैं ना, वो उस सरदार जी की जो पत्नी है उसके चक्कर में आते हैं। तो मेरे कोमल मन के अंदर एक सवाल उठा कि यार, गोली मारो ऐसी चीजों को यार। यार मैंने पैसे खर्च किए, तो मेरे को तो साला 2 आदमियों का, 10 आदमियों का बल आना चाहिए। ये तो मैं पावरलेस होके आ रहा हूँ यार। मेरे को खड़ा नहीं हो जा रहा, चला नहीं जा रहा यार। हिसाब कर रखा मैंने, पैंट गिरी कर रखी। और सबसे बड़ी चीज कि यार, मेरे उस वजह से कोई दूसरा आदमी मेरे परिवार पे हाथ साफ कर रहा है यार। मेरे को बड़ी नफरत थी शराब से। मेरे को नहीं उस वक्त समझ में आया कि मैं भी इसका शिकार बनूंगा। मेरे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आता था कि कोई आदमी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। अगर मैं 200 रुपए की कोई चीज लूंगा तो मेरे अंदर ताकत आनी चाहिए, फुर्ती आनी चाहिए कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊं। दोस्तों, धीरे 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 एजुकेशन में आगे बढ़ते चले गए, ग्रेजुएशन में आ गए। ग्रेजुएशन में आ गए तो यार वहां पे हमारा एक दोस्त था, उसकी शादी थी गांव के अंदर। हमें वहां इनवाइट किया गया, हम गए। तो उन्होंने हमें बोला कि यार तुमको डांस करना पड़ेगा और डांस जब महफिल जमानी पड़ेगी डांस से। तो मैंने बोला यार भाई, मेरे को तो बंद कमरे में अकेले में डांस नहीं होता। यहाँ तो इतनी सारी पब्लिक है यार। मैं बहुत ही शाई किस्म का व्यक्ति हूँ। अंतर्मुखी था मैं, इंट्रोवर्ट और शर्मिला स्वभाव था मेरा। मैं अपनी फीलिंग ना सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था बचपन में। मैं कहा जी मेरे बस का नहीं है यार, मैं नहीं नाच पाऊंगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार इसको ना एक पैक दे दो यार, इसका होता झिझक खुल जाएगी, फिर ये कर लेगा डांस। मैंने, पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक पैक लिया। और मैंने एक पैक इसलिए लिया ताकि मैं डांस कर सकूं। और मैंने जैसे ही एक पैक लिया फिर मैंने डांस किया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा।
मुझे लगा कि यार मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ यार, मजा आ गया यार, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। मैं 15 मिनट बाद फिर वापस गया उनके पास, मैं कह एक पैक और दो। वो कह रहे नहीं तेरे लिए बस इतना ही रखा था, खत्म होगी, हमने तो पी पा के सेट हो गए थे, तेरे लिए एक पैक रखा था हमने। मुझे शराब नहीं मिली, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आज की डेट में कि यार वो मेरे को मतलब फिजिकल क्रेविंग हो रही थी। मैंने जिद की, मैं कह आस पड़ोस से किसी से पूछ लो यार, किसी के पास हो गांव में, कच्ची हो तो कच्ची ले आओ, देसी ले आओ। उसके बाद कॉलेजेस में गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, वहां पे रैगिंग होती है। रैगिंग के बाद सीनियर एक पार्टी देते हैं, गेट टुगेदर होती है। और मेरे को सुबह से ही पता था कि आज शाम को गेट टुगेदर है और वहाँ नॉनवेज और दारू बहेगी। मैं सीधा वही 6 महीने पहले वाले उस पर चला गया कि मैंने एक पैक लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं अपने सभी वो पुराने पूर्वाग्रह जो मैंने अनुभव शराब को लेके किए थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। और जैसे ही मैंने वहाँ कॉलेज की पार्टी के अंदर गेट टुगेदर में मैंने शराब उठाई और पी, तो यार मैं तो वहाँ तो हीरो बन गया। मैं वहाँ नॉन वेज जोक सुना रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, सीनियर के आंखों में डाल के बात कर रहा हूँ, विदाउट फियर, विदाउट हेजिटेशन, मजा ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे व्यक्तित्व में कोई एक चीज की कमी है जो शराब पीने से वो पूरी हो जाती है। मुझे शराब का साथ अच्छा लगने लगा। मैं शराब बड़े शौक से पीने लगा और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म हुआ, हम जॉब में जब हमारी सैलरी डेज होती थी उस दिन हम दोस्तों के साथ, अपनी कंपनी के दोस्तों के साथ एक एक बियर मारते थे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, डिस्कस किया करते थे। हम कहाँ पे हैं, दुनिया कहाँ चली गई है, आगे ग्रोथ के लिए क्या करना है। एक बियर और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा साथ। बड़ी शौक से, बहुत शौक से शराब पीनी शुरू की मैंने। शराब तो क्या, बियर ही पीता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये शौक आदत में बदलनी शुरू हो गई। मैं क्या यार, महीना तो बहुत बड़ा होता है, सैलरी तो जो 7 तारीख को मिलती है या 10 तारीख को मिलती है, अभी तो बहुत दिन है यार, एक काम करते हैं यार। इसी दौरान मैं मेरा वो फॉरेन का ट्रिप लग गया, मैं फॉरेन गया, वहां मैं 3 महीने रहा। मैंने वहां देखा लोगों को, वीक था, लोग 2 दिन एंजॉय करते थे, फैमिली के साथ घूमते थे, फिरते थे, बियर पीते थे। तो यार मैंने भी क्या करना शुरू किया, मैं घर को शनिवार को मैं नॉनवेज ले आता था, 2 बियर ले आता था और नॉनवेज बनाते थे मिसेज के साथ। बड़ा अच्छा था यार, नॉनवेज बनाते थे, खाते थे, हंसते थे, नाचते थे। कहीं कोई अनमैनेजेबिलिटी नहीं थी, कहीं कोई पावरलेसनेस नहीं थी। आप जान के शेयर करोगे कि अगर मैं सिर्फ नॉनवेज लेके आ जाता था और बियर नहीं लाता था तो मेरी पत्नी कहती थी किसी ने कुछ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, क्यों नहीं पी रहे हो। मैं कहा यार पैसे नहीं थे। कहते ये लो पैसे, जाके लेकर आओ दौड़ के अपनी बियर। अच्छा लगता है जब आप बियर पीते थे। वो उसको बड़ा अच्छा लगता था, मैं बियर पी के जो खुल के बात करता था, उससे एंजॉय करता था। मुझे नहीं पता कि मैं आगे जाके किस ट्रैप में फंसूंगा। जिस शराब को मैंने बड़े शौक से और प्यार से अपने हाथ में पकड़ा था, अब वो आदत बनने लगी। पहले महीने में एक बार पीते थे, अब हफ्ते में एक बार पीने लगे। फिर कुछ समय के बाद लगा कि यार, मेरा पहले 24-25 साल मेरा शराब के साथ दोस्ती रही मेरी। हफ्ते में फिर 2 दिन होने लगा, फिर 3 दिन होने लगा। फिर ये हो गया कि मंगलवार और बृहस्पतिवार छोड़ के तो पी जा सकती, किसी भी दिन पिया। कुछ समय के बाद जो है वो मंगलवार और बृहस्पतिवार भी दारू पीने के उसमें आ गया। अब मेरे को एक बियर कम पड़ने लगी। अब मेरे को एक बियर कम पड़ने लगी तो मैं क्या करता। किसी ने मुझे आइडिया दिया, शराब के ठेके पे एक से एक ज्ञानी बाबा मिलते हैं मेरी तरह। एक ज्ञानी बाबा ने बोला तू बेकार में बियर पी रहा था, है ना, विस्की ले।
मजा आएगा, इतने ही पैसे में तुझे ज्यादा मजा आएगा। और वो बात भी सही थी यार। मैंने क्वार्टर लिया विस्की का, तो मैंने विस्की पी, नशा तेज था, एक विस्की पे मैं रुक गया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। शराब पीने की जो मेरी आदत थी, अब ये मेरी मजबूरी में कन्वर्ट होने लगी। मैं एक क्वार्टर पीने जाता था, लेकिन एक क्वार्टर के बाद मुझे लगता था एक पैग और मिल जाए मोटा तो काम बन जाए, फिर मुझे दूसरा क्वार्टर खरीदना पड़ता था। अब मैं शराब के लिए बेईमान हो गया, झूठा हो गया, चोर हो गया। मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो दारू चाहिए। मेरे मेरे बच्चों का बर्थडे है, लेकिन उसके बाद भी मैं रात के 10-11 बजे दारू पी के आ रहा। और मेरी पत्नी मेरे को जो है केक दे रही है 11 बजे खाने को। मैं इतना सेमलेस, इतना मतलब स्वार्थी हो गया था कि मुझे अपने शराब के आगे ना तो अपनी पत्नी दिखती थी, ना अपने बच्चे दिखते थे, ना माँ बाप दिखते थे। अब धीरे धीरे ये मेरे को भी महसूस होने लगा कि यार मैं एक दलदल में धंसता जा रहा हूँ। मैं शराबी जीवन नहीं चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं शराब बड़े शौक से पी रहा था, तब मैं कैरियर में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। और जब कैरियर में मैंने बहुत अच्छी बढ़त बना ली, तो मेरा उसके साथ साथ मेरे अहंकार भी बढ़ता चला गया। और अहंकार हमारे लिए बड़ा ही घातक होता है भाई। अब मैं अहंकार के साथ शराब पीने लगा, मैं दुनिया को रौंदने लगा। मुझे लगा कि मैं ही दुनिया का जो है ना शहंशाह हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन जैसे जैसे शराब पे मेरी डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई, मैं देख रहा था अब मुझे जीरो रन पे आउट होना शुरू हो गया। अब मैं अपने जीवन में पिछड़ने लगा। जीवन जीने के लिए जो ईश्वर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन दिए हुए हैं, वो संसाधन अब मेरा साथ छोड़ रहे थे। लोगों की प्रमोशन हो रही थी, मेरी डिमोशन हो रही थी, और मुझे नौकरी से निकाला जा रहा था। शराब की वजह से मेरी सेहत, जो कि मैं बहुत अच्छा जिम्नास्ट था, स्विमर था, मेरी अब बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी। सुबह जब मैं टॉयलेट में बैठता था तो यार काले रंग की पोटी निकला करती थी यार। डाइजेशन सिस्टम बस खत्म ही हुआ पड़ा था यार। रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रोज रात के 11 बजे घर आता था। मेरी पत्नी कहती थी कि यार तुम ही अकेले नौकरी कर रहे हो दुनिया में, या और भी लोग हैं? बाकी लोग नहीं जाते ड्यूटी पे, तुम्हारे साथ 7 बजे आते हैं और लोग भी ड्यूटी से, और वो आ जाते हैं 5 बजे। तुम 7 बजे आके 12 बजे आ रहे हो, कितना कमा रहे हो भाई? पैसे भी नहीं दिख रहे मुझे तो। मैं कुछ न कुछ बहाने कर देता था। कभी मैं कहता था कि मेरे ऑफिस में किसी का बर्थडे था, किसी की बहन की शादी थी, ऑफिस में प्रमोशन की पार्टी थी, आज सेल्स मीट थी, है ना। मेरे पास बहानों की लिस्ट थी यार। और कई बार तो मैं झुंझला के बोलता था आज कोई बहाना नहीं है। मैं जब सुबह उठता था तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा होता था, विड्रॉल हो रहे होते थे, ऑफिस जाने का मन नहीं करता था, चलने में तकलीफ होती थी,
नाश्ता करने में तकलीफ होती थी, दिमाग एकदम ठस हो गया था। जैसे ही मैं नहा के निकलता, मेरा पूरा शरीर, पंखा चलता रहता लेकिन मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता था। मेरे समझ नहीं आता था इतना पसीना क्यों निकल रहा है मेरे को। और मैं 9-10 बजे ये सोचता था रोज, यार आज ठेके पे नहीं जाएंगे, आज एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं, सेहत अच्छी नहीं है यार, शराब की मार झेली नहीं जा रही है, एक दिन का रेस्ट ले लेते हैं। मैं अपने आप से ही वादा करता था, प्रॉमिस करता था। लेकिन शाम जैसी होती थी, पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे को एक, जैसे कि 10 और 8 18 होते हैं, तो मैं 10+8 18 लिखने के बाद तो मुझे शक होता था मैंने गलत तो नहीं जोड़ दिया। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता रहता था। मैं दरवाजे में ताला मार के चला जाऊंगा, फिर मुझे लगेगा यार ताला में लगता है मेरे से लगा नहीं, मैं दोबारा वापस चेक करने आऊंगा। पता नहीं अजीब सा भ्रम होता था मेरे को। सुबह बड़ी हालत खराब थी। मैं लंच तक ऑफिस में कोई काम नहीं करता था, टाइम पास करता था, क्योंकि मेरे को ओवरहैंग बहुत ज्यादा होता था लंच तक। और फिर लंच के बाद जैसे ही मैं रोटी वोटी खाता था, मेरा ओवरहैंग कटता था। फिर मैं 2-3 घंटे बड़ा तेजी से काम करता था, और जैसे ही शाम के 5-6 बजते थे, मुझे लगता चलो आज कल जैसा नहीं करूंगा, आज ठेके पे जाऊंगा, एक क्वार्टर लूंगा, 15 मिनट में निपटाऊंगा और 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही ठेके पे जाता था, एक क्वार्टर मारते ही मैं भूल जाता था कि मैं 15 मिनट के लिए आया हूँ और एक क्वार्टर के लिए, क्योंकि एक क्वार्टर से तो मैं नॉर्मल होता था। मुझे मुझे इजी फील करने के लिए मेरे को शराब चाहिए थी। मैं शराब इसलिए पी रहा था ताकि दिन भर की कुड़वाहट, टेंशन, इनसे मैं बाहर आ पाऊं। शराब पे डिपेंडेंसी की वजह से जो मेरी लाइफ में अनमैनेजेबिलिटीज आ रही थी, उस अनमैनेजेबिलिटी की वजह से जो मेरा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, अस्थिर, असंतुष्ट और चिड़चिड़ापन था, इजी फील करने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ती थी। और मैं शराब तब तक पीता था जब तक मैं इजी ना फील करने लगूंगा। मेरे दिमाग में पकते थे यार, पता नहीं जिंदगी किस तरफ जा रही थी यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही मैंने नशे में, मैं रूम पे था, और 2013 में शायद एक मूवी आई थी आस्की 2, मैं वो देख रहा था। और मैं उस फिल्म को देख के कोरिलेट कर गया कि यार ये हीरो भी जीरो से स्टार्ट होके हीरो बना, फिर हीरो से जीरो हो गया। मैं भी यार जीरो से हीरो बना और हीरो से फिर जीरो बन रहा हूँ, और ये इसने सुसाइड कर दिया तो मुझे भी सुसाइड करना पड़ेगा। मेरे को सुसाइडल थॉट्स आने लगे भाई। ये तो भगवान की कृपा थी कि मैं डरपोक था, मैंने सुसाइड नहीं किया। मैंने सोचा मरना ही तो दारू पी पी के मरेंगे, जहर खा के क्यों मरना। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। मैं रोज का काम था मेरा 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर दारू पीना रोज, दिन में 2 डिब्बियां सिगरेट की पीनी, दिन में रजनीगंधा तुलसी का पूरा एक पूड़ा खाना, और रात को सोते टाइम दोनों तरफ खैनी दबा के सो जाना। मैं एक दिन सुबह किसी सप्लायर मीट पे गया। मैंने रात को पूरी एक बोतल खत्म की थी। मैं हर 20 मिनट बाद निकलता केबिन से, बाहर जाता, एक सिगरेट पीता, रजनीगंधा मुंह में डालता, ओके बैठ जाता। उस बंदे ने मेरे को आधा घंटे 2 घंटे तो झेले। 2 घंटे के बाद वो थक गया। उसने बोला भाई साहब, आपने शरीर का क्या कूड़ेदान बना रखा है, कुछ तो छोड़ दो यार। आपके शरीर से दारू की बदबू आ रही है, हर 20 मिनट बाद आप क्या सिगरेट पी के आ रहे हो, उसके बाद आप रजनीगंधा मतलब अपने मुंह में गुटखा खा रखा है। बड़ी दयनीय स्थिति है आपकी। मेरे को भगवान कहना, मैं भगवान का बड़ा खास व्यक्ति हूँ यार, मेरे को भगवान की कृपा हुई।
मैंने उसकी बात को ना पॉजिटिव लिया यार, मैंने नेगेटिव नहीं लिया। मैंने कहा यार मैं एडिक्ट हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, गुटखा भी खाता हूँ, खैनी भी खाता हूँ। एक काम करता हूँ 50% तो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने उसी दिन से गुटखा और खैनी छोड़ दिया। शराब और सिगरेट इन पे मेरी डिपेंडेंसी ज्यादा थी। मैं क्या इसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। मेरी शराब जिंदगी में बहुत बढ़ गई थी, बुरी हालत थी, खाया जा नहीं रहा था, सो भी नहीं रहा था मैं ठीक से, दारू की वजह से बेहोश होता था। एक दिन क्या हुआ यार दोस्तों, मैंने मोबाइल में गूगल में सर्च इंजन में टाइप किया हाउ टू स्टॉप ड्रिंकिंग, हाउ टू स्टॉप ड्रिंकिंग, शराब कैसे छोड़ी जाए। उस वक्त मेरे पास गैलेक्सी ग्रैंड 2 सैमसंग का नया नया फोन था। तो उसमें एक नव भारत टाइम्स जो कि हमारा नॉर्थ इंडिया का हिंदी न्यूज़पेपर है, तो उसका एक आर्टिकल खुला अल्कोहलिक एनोनिमस। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसमें हेल्पलाइन थी, नंबर, मैंने फोन किया। इत्तेफाकन मैं उस वक्त वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में था, आजादपुर के पास, दिल्ली दिल्ली था मैं। दिल्ली में टूर पे जाता रहता था, और टूर पे मैं चूंकि अकेले रहता था होटल में, तो शराब ज्यादा हो जाती थी। मैंने वो हेल्पलाइन नंबर को फोन किया। हेल्पलाइन नंबर से उधर से आवाज आई कि आपको शराब की समस्या है। तो मैं ना नहीं बोल पाया यार। मैंने बोला हाँ है। तो उन्होंने मेरे से लोकेशन पूछी, मैंने लोकेशन बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया आप जागृति ग्रुप दिल्ली, सेंट कोलम्बस स्कूल, गोल मार्केट, वहां चले जाओ, वहां मीटिंग होती है 1 घंटे की। मैं चला गया यार वहां पे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और स्कूल में घुसने लगा, और स्कूल में जो सिक्योरिटी पर्सन होते हैं यार, उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। कहा कि यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं है, भागो यहाँ से। मुझे बड़ा तेज गुस्सा आया। मैंने दोबारा, जो जीएसओ ने मुझे दिल्ली इंटर ग्रुप का नंबर दिया था, उसमें दोबारा फोन किया। उन्होंने बोला भाई साहब, मंदिर के गेट के ठीक सामने रोड क्रॉस पे देखो, एक मंदिर होगा, मंदिर दिख रहा है? मैंने बोला हाँ। मंदिर के प्रांगण में कुछ लोग दिख रहे हैं? मैं कहा हाँ। कहता वहीं जाके बैठ जाओ। तो इस तरह से यार मैं पहले दिन एक मीटिंग में आया, जो कि आ, दिल्ली में इलेक्शन थे, तो आचार संहिता की वजह से उस दिन तो स्कूल, पब्लिक प्लेसेस जो थे वो पब्लिक मीटिंग के लिए बंद थे। मैं गया, मैं बैठ गया, मीटिंग में बैठ गया, और मैंने शेयरिंग सुनी। कोई कह रहा है हेलो दोस्तों, मेरा नाम ये है और मैं एक शराबी हूँ। तो ये पहली बार मैंने वर्ड बंदों को अपने मुंह से बोलते हुए देखा कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम ये है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा से मैंने शराब नहीं की, और आज मुझे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए। ये मेरे को बड़ा खराब। मैं कह रहा भगवान की कृपा क्या होती है। चलो, किसी एक भाई ने बोल दिया, समझ में आता है। तो जितनों ने शेयरिंग की सबने यही बात, भगवान की कृपा से आज के दिन शराब नहीं। और मेरे जैसा आदमी जो तो भगवान को तो मानता ही नहीं है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए बड़ा पुअर कॉन्सेप्ट है, कमजोर कॉन्सेप्ट है। मुझे तो यही लगता था कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट वही लोग मानते हैं जो लोग या तो डरपोक होते हैं या अनपढ़ होते हैं। ना मैं डरपोक हूँ, ना मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं मानता। मीटिंग खत्म हुई, सब लोग चले गए। मैं बड़े अरमानों से आया था यार। तो मुझे लगा यार यहाँ पे इनकी मीटिंग है, तो यहाँ पे कोई दवाई देंगे, कुछ करेंगे, कुछ बताएंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। मैं कंफ्यूज था, वही मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में बैठा रह गया। सभी लोग घर जा चुके हैं थे, रात के अप्रॉक्स 9 बजने वाले थे। तो मंदिर में भी कोई नहीं था ईश्वर के अलावा, शायद।
मैं वहां कंफ्यूज हो गया था। मैं उस मीटिंग के अंदर मैं उठा और चलने का हुआ, तभी मेरे अंतर मन ने एक आवाज मारी। कहता यार तू ईश्वर को नहीं मानता, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मंदिर के अंदर बैठा है इसको भगवान मत मान, लेकिन ये तेरा पुरखा तो है ही, हमारे पूर्वज ही तो हैं, ईश्वर और कौन है। मैं कह रहा ऐसे बिना नमस्ते किए नहीं जाया जाता पूर्वज के आगे से। मंदिर में जा, मत्था टेक के आ जा, तारी पौना कर ले, पांव छू ले, प्रणाम कर ले। और यार मैं उस दिन अपने अंतर मन की आवाज सुनी है। मैं मंदिर में चला गया, मंदिर में बैठ गया, ईश्वर को देखा, कोई नहीं था वहां मेरे अलावा, ईश्वर के अलावा। मैंने जैसे ही ईश्वर की आंखों में आंखें डाल के देखा, यार मेरे आंखों से पानी निकल गया, मेरे आंसू निकल पड़े। और मैंने यही कहा कि प्रभु, मैं शराबी की मौत नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो। मैंने अपने हिस्से की शराब पी ली, अब मेरा कोटा पूरा हो गया, मेरी पासबुक भर गई, और अब मेरे अंदर शराब पीने की कोई भी योग्यता नहीं बची है। नाउ आई एम नॉट एलिजिबल टू टेक एनी मोर ड्रिंक। मैं अब शराब नहीं पी सकता, अब मेरी योग्यता नहीं बची, प्रभु मुझे बचा लो। और मैं ये थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे और मेरे आंखों से पानी निकल रहा था। कुछ समय के लिए मैं पता नहीं कौन से स्टेट में चला गया, कितनी देर बैठा, और जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को मंदिर में रोता हुआ पाया। मेरे दोनों गाल गीले हो गए थे। मुझे याद है मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, और व्हाइट कलर की शर्ट की जेब वो तक गीली हो गई थी। मैंने हाथ जोड़े और मैं तो अपने गेस्ट हाउस चला गया। अगले दिन सुबह उठा, सप्लायर विजिट पे गया, और शाम को दोबारा मीटिंग में चला गया। मीटिंग में लोगों की शेयरिंग सुनी जैसे कल थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आज मुझे वो इतना अटपटा नहीं लग रहा था। आज थोड़ा सा मैं कोरिलेट कर पा रहा था पहले दूसरे दिन। उन्होंने बोला कि और कोई भाई शेयर करना चाहता है, तो मैंने कहा यार मैं भी शेयर कर देता हूँ। मैंने बोला भाइयों, मेरा नाम उमाकांत है और मैं एक शराबी हूँ, और मुझे नहीं पता मैं कैसे ना, मैंने कल शराब नहीं की, कल ये की मेरी पहली मीटिंग थी और ये मेरी दूसरी मीटिंग थी है, और दोनों मीटिंगों के बीच में मैंने शराब नहीं पी। सिर्फ इतना बोला था मैंने यार। तो उस कमरे में जो तालियां बजी, दो डेस्क पीटे गए, यार मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, मुझे कितना अच्छा लगा। मीटिंग के बाद सभी लोगों ने मेरे से गले मिले, सभी ने मेरा फोन नंबर लिया, सभी ने मुझे प्यार किया, सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैं उस अनकंडीशनल लव को फील कर सकता हूँ यार, जो उस कमरे में मुझे मिला। और सही बात बताऊं तो यार, उस कंडीशनल लव में इतना नशा था जो कि शराब में भी नहीं था। शराब से ज्यादा नशीला लगा वो कंडीशनल लव। मुझे बहुत लंबे समय से किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया था, किसी ने मुझे करेज नहीं दिया था, किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया था, किसी ने मेरी बातों पे मेरा हंसी नहीं उड़ाया था, किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया था यार। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल राइट प्लेस पे हूँ यार, या जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ कोई मुझे जज नहीं कर रहा है। मैंने कहा भाइयों, कल भी मैं बिना दारू पिए आऊंगा, और ऐसे ही कल अगले दिन भी पहुंच गया कि आज मेरे 48 घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए। कमरे ने जो मेरे को वकअप किया यार, मैं भूखा हो गया यार वो उस वकअप का। मैंने एक सीनियर से पूछा कि भाई साहब, आपकी कितने साल की रिकवरी है। तो उस भाई ने बोला मेरे तो 30 साल की रिकवरी है। तो मैंने कहा भाई साहब, मेरी क्या 30 दिन की रिकवरी हो सकती है, मुझे तो डाउट है, हालांकि अभी 30 दिन की रिकवरी में हूँ। तो उस भाई ने बोला हाँ, हमें डाउट नहीं है आपकी रिकवरी पे,
हम भी एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़े। हमने भी 30 साल एक दिन में नहीं किए। मैंने पूछा यार मैं दोबारा उस ठेके पर नहीं जाना चाहता, मुझे क्या करना चाहिए। उसने बोला कि यार आपको मीटिंग में आना चाहिए, ये मेंबर से बात करना चाहिए, और ये का लिटरेचर है, ये ले लीजिए। तो मैंने तीसरे ही चौथे दिन पूरा एक सेट लिटरेचर का हिंदी में जो वहां अवेलेबल था, बिग बुक, 12 and 12, डेली रिफ्लेक्शन एंड लिविंग सोबर, मैंने चारों के चारों बुक्स ले ली। एक प्लस पॉइंट था यार दोस्तों मेरे साथ, मेरे को किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं नॉवेल्स पढ़ता था, वेद प्रकाश शर्मा की नॉवेल्स, विक्रांत, जेम्स बॉन्ड, इनकी नॉवेल। और मैं इतना ज्यादा एडिक्ट पर्सनैलिटी का था भाई कि मैं एक एक दिन में ना दो दो नॉवल पढ़ा करता था। और उस टाइम पे एक एक नॉवल कम से कम 300 पेज की हुआ करती थी, तो मैं 600-700 पेज एक दिन में पढ़ लेता था। मैं सुबह जो 6 बजे उठता था तो रात के 12-1 बजे तक नॉवल पढ़ता रहता था। सिर्फ दिन में एक नहाने का टाइम ऐसा होता था जब मैं नॉवल नहीं पढ़ रहा होता था, नहीं तो इसके अलावा हर जगह मैं नॉवल पढ़ता था। मैं टॉयलेट में भी नॉवल पढ़ता था, मैं खाना खाते हुए भी नॉवल पढ़ता था, मैं पेशाब करते हुए भी नॉवल पढ़ता था। मेरी नॉवल पूरी गिरती नहीं थी हाथ से। मैं एम आया, मुझे 4 किताबें दे दी गई, मिल गई मुझे किताबें। अब मेरा गुड लक ये था यार दोस्तों कि मैं गुड़गांव में रहता था, मैं गेस्ट हाउस था मेरा, मेरे सारे सप्लायर फरीदाबाद में थे। तो मैं 1 घंटे की जर्नी होती थी, तो मैं इसी बस में अपना, मैंने बैग के अंदर ही चारों किताबें रखी है मेरे साथ। मैं इन किताबों के बगैर बिग बुक के अलावा निकलता ही नहीं था। जैसे घर से निकलने के लिए पर्स का जेब में होना बहुत जरूरी है, वैसे ही पर्स के साथ बिग बुक का होना बहुत जरूरी था मेरा। तो मैं बस में जा रहा हूँ तो गुड़गांव से फरीदाबाद 1 घंटा लगता है, बिग बुक पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। और शुरू के 2 टाइम में मैं बिग बुक के कभी एक पेज नहीं पढ़ पाया 1 घंटे में। मैं एक पैराग्राफ पढ़ता था और मैं खो जाता था उसमें। मुझे लगता था ये मेरी कहानी है, एग्जैक्टली मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं ड्रीम करता था उसके। फिर दिन भर मैं फरीदाबाद सप्लायर विजिट पे काम करता था और कोशिश करता था काम फटाफट निपटा के 5 बजे निकल पड़ूं, 6 बजे निकल पड़ूं। फिर फरीदाबाद से मेट्रो पकड़ता था, दिल्ली आता था, राजीव चौक आता था, और वहाँ एक मेट्रो में भी 12 and 12 पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। 1 घंटा मेट्रो में लग रहा है, 12 and 12 पढ़ता जा रहा हूँ। फिर 12 and 12 पढ़ने के बाद मीटिंग अटेंड की, मीटिंग अटेंड की, 9 बज गई थी। 9 बजे फिर निकले वहां से, मेट्रो पकड़ी दिल्ली से गुड़गांव की। 1 घंटा लगता है, अपना मेट्रो में बैठ के जा रहा हूँ, लिविंग सोबर पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। गुड़गांव अपने गेस्ट हाउस में मैं 10:30-11 बजे पहुंचता था। मैं सोते टाइम भी कमरे की लाइट ऑफ करके, मोबाइल की टॉर्च ऑन करके, और मैं लेटे लेटे बिग बुक पढ़ता रहता था। कई बार बिग बुक ना मेरे चेहरे पे गिरती थी, छाती पे गिरती थी, पटक करके आवाज आती थी। मैं पढ़ता पढ़ता सो जाता था। और मैं तब की बात बता रहा हूँ जबकि मेरी रिकवरी में मुझे आए हुए 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन हुए थे यार। मैं पढ़ रहा था यार, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी ये किताबें। पढ़ते पढ़ते सो जाता था, सुबह उठता था, बेड पे ही सेरेनिटी प्रेयर करता था, और डेली रिफ्लेक्शन बेड पे ही पढ़ लेता था। मैंने अपने चारों तरफ इतना मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया था ये लिटरेचर का। मैंने शराब नहीं छोड़ी भाई, शराब मुझे छोड़ के चली गई उस घेरे की वजह से। एक ही मीटिंग करने के लिए यार मेरे को 4-4, 5-5 घंटा ट्रेवल करना पड़ता था यार, लेकिन करता था, मुझे अच्छा लगता था।
क्योंकि मेरे जीवन में ये बहार जो आई थी ना, ये बहुत दशकों के बाद आई थी, और बड़ा ग्रेटिट्यूड है यार। यार शराब तो मैं कहीं भी छोड़ लेता, शराब कहीं भी छूट जाती है, लेकिन मेरा शराबीपन मुझे लगता है ये के अलावा और कहीं नहीं छूटना था। मेरे शराबीपन का तो इलाज यही है। बहुत लोगों की छूट जाती है, राधा स्वामी मिलते हैं, लोगों की दारू छूट जाती है। लोग सलासर बालाजी चले जाते हैं, वहां उनकी दारू छूट जाती है। कई बंदे नामदान ले लेते हैं, उनकी दारू छूट जाती है। लेकिन मेरी दारू तो भाई छूट जाती। लेकिन मेरे शराबीपन का क्या, मेरा अल्कोहलिज्म का क्या? मेरे को शराब ने थोड़ी बीमार बनाया था, मुझे तो बीमार मेरे शराबीपन ने किया था। और शराबीपन है क्या मेरा? मेरा शराबीपन है वही मेरे आइडिया, इमोशन, एटीट्यूड। जब मैं एम आया तो मैंने अपनी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा लिटरेचर के ऊपर डाल दी। मैं 12 एंड 12 पढ़ रहा था, उसके अंदर पहला कदम ही पढ़ रहा था मैं। पहले कदम में शायद चौथा या पांचवा पैराग्राफ था, उसमें 3 बार स्पॉन्सर 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 वर्ड का जिक्र हुआ। मैं कहा यार ये क्या चीज है? तो उल्टा मेरे से पूछा, भाई ये स्पॉन्सर स्पॉन्सर लिखा है इसमें, क्या है ये? तो बताया उन्होंने भाई कि अगर आपको इन 12 कदमों के प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना है तो आपको स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। मैं कहा यार स्पॉन्सर लेना पड़ेगा? बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है, देख लेता हूँ, एक बढ़िया सा स्पॉन्सर खोज लेता हूँ। तो मैंने एक बहुत बढ़िया सा स्पॉन्सर खोजा, स्मार्ट। स्मार्ट था मेरा स्पॉन्सर, बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी थी उसके पास, व्यक्तित्व तो बड़ा आकर्षक था। चमक दमक, मैं शराबी हूं ना भाई, चमक दमक में ही रहता हूँ। मैंने चमकता हुआ देखा बंदा, मैं कहा जी यही यही पकड़ लो। पकड़ लिया उसको। फिर हमारे यहाँ भी एक बड़ी तगड़ी बीमारी है, स्पॉन्सर बनने की बड़ी जल्दबाजी होती है हमको। हमें नहीं पता कि यार स्पॉन्सर जो है वो क्या है। मैंने स्पॉन्सर लिया, लेकिन यार वो स्पॉन्सर ने मेरे को सिर्फ अ, जो करने को बोला उसने यही करने को बोला कि भाई सुबह सेरेनिटी प्रेयर करनी है, रात को सोते टाइम शुक्राना करना है, सेरेनिटी प्रेयर करनी है, दिन में 5 एक मेंबर से बात करनी है, दिन में रोज 5 बुक के लिटरेचर के पेज पढ़ने हैं, और कोई फिजिकल मीटिंग नहीं छोड़नी है अपने आसपास की, और रोज मेरे से 5 मिनट बात करना है बस। मेरे को ये प्रोग्राम मेरे स्पॉन्सर ने इतना ही समझाया, बस इतना ही है ये प्रोग्राम। मैं 4 साल की रिकवरी में आने के बाद फिर मेरे लाइफ के अंदर अनएजिबिलिटी, इतनी अनमैनेजेबिलिटी होने लगी कि मेरी चीखें निकलने लगी। पहला कदम बोलता है ना, वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल, वी कुड नॉट मैनेज आवर लाइफ, वी कुड नॉट मैनेज आवर लाइफ। ये तो नहीं लिखा वी कुड नॉट मैनेज आवर ड्रिंक, वी कुड नॉट मैनेज आवर लाइफ। देख रहा था कि मैं ड्राई रन सिचुएशन में हूँ, 4 साल की सोब्रिटी में हूँ, मैं बिग बुक पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं ढाल पा रहा हूँ। बिग बुक बुक थोड़ी है यार, ये तो टेक्स्ट बुक है, इसको पढ़ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे को कोई बताए कि यार सुबह योगा करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। पता है सुबह योगा करना चाहिए। अब मैं योगा करूँ नहीं तो क्या फायदा इस ज्ञान का कि सुबह योगा करना चाहिए। मेरे को योगा की बहुत अच्छी नॉलेज है, करता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं तो मेरे को उस नॉलेज का चार्ट डाल दो भाई। वही हाल मेरा, बिग बुक पढ़ तो रहा हूँ लेकिन उसमें जो दिया हुआ है उसको अपने लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। 4 साल की उम्र में यार, 4 साल की सोबरिटी में मेरा ड्राई ड्रंकनेस इतना बढ़ गया, मुझे लगा अब मैं को दारू पी लेनी चाहिए। मैंने कहा दारू नहीं पीऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। क्योंकि हम शराबियों को, मैं पहले दिन का सोबर हूँ यार, अहंकार है इसी बात का। ऐसे थोड़ी सोबरिटी छोड़ दूंगा। मेरा मजाक नहीं बन जाएगा अगर मैं पी लिया तो रिलैक्स हो गया तो लोग मजाक बना ला, बड़ी बड़ी बातें करता था, देख पी कर कहाँ पड़ा है। मैं कहा सुसाइड कर लूंगा, दारू नहीं पीऊंगा। मेरे को लगा यार मैंने गलत सिलेक्शन कर लिया स्पॉन्सर का यार, ये स्पॉन्सर के लायक नहीं है। और बिल्कुल सही बात है यार, ये मैं बहुत सारे ना अनट्रेन रहे स्पॉन्सर बन के। और ये समझना चाहिए कि यार अगर मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं दूंगा क्या। और ट्रेन पायलट अपने लिए भी खतरे जान होता है, यात्रियों के लिए भी खतरे जान होता है और जहाज के लिए भी खतरे जान होता है। तो तीनों के लिए खतरे जान होता है। चमक दमक देखी कि भैया बंदा बड़ा बोल्ड है, बड़ी सॉलिड बातें करता है जी, उसका व्यक्तित्व बड़ा वो है, हमारे एरिया का सबसे ओल्ड टाइमर है, इसी को पकड़ लो। और पकड़ लिया, बंदे के पास भी तो कुछ होना चाहिए। अब वो दिमाग कहाँ से लाऊं, इतना दिमाग है क्या मेरे अंदर जज करने के लिए। मैं कहा यार अब ईश्वर का ही सहारा लेते हैं यार। तो मैंने ईश्वर को प्रे करना शुरू किया, प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को एक अच्छा स्पॉन्सर दो और मुझे उससे निकालो यार। मैं 4 साल की रिकवरी में होके, मैं दिल्ली से सोबर होकर आया था। दिल्ली से सोबर होके मैं 10-12 दिन की सोबरिटी लेके हरिद्वार आया था। यहाँ पे हमने मीटिंग खोली है ना। मैं अकेले 4 साल 5 साल कमरा खोल के रखा, अकेले ही बैठता था कमरे में, खुद ही जाता था पोस्टर लगाने। मैं चेयरपर्सन था, उसके बाद सुसाइडल थॉट आ रहे थे भाई। कोई मीटिंग नहीं छोड़ता था, इसके बाद भी सुसाइडल थॉट आ रहे थे। रोज भी बुक पढ़ रहा हूँ फिर भी सुसाइडल थॉट आ रहे थे। प्रोग्राम नहीं कर रहा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम। अगर मैं बिग बुक पेज नंबर 25 पहला पैराग्राफ लूं तो वो कहता है इसका एक समाधान है, देयर इज अ सोल्यूशन। हमारी समस्या का, हमारी बीमारी का जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन बिग बुक पेज नंबर 25 के पहले पैराग्राफ पे दिया हुआ है। और वो ये है कि जब तक हम ईमानदारी से अपने अंदर नहीं झांकेंगे, जब तक हम अपनी ईगो को नीचे नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने सभी करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम नहीं करेंगे, तो भाई हमें सफलता नहीं मिलेगी। यही अगर ये काम जो बोले जा रहे हैं ये करोगे, यही इस समस्या का पूर्ण और कंप्लीट समाधान है। मेरी इस बीमारी का कंप्लीट पूर्ण सफल समाधान एक ही है, अपने अंदर ऑनेस्टी के साथ अपने अंदर झांकना, अपनी ईगो को नीचे रखना और अपने करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना। उस पे तो काम ही नहीं किया था मैंने, करेक्टर डिफेक्ट पे तो शराब छोड़ के बैठा हुआ था। मैंने एक महीना मैंने जो है प्रेयर किया, रोज प्रेयर करता था, प्रभु स्पॉन्सर दिखाओ, तो स्पॉन्सर हो जाओ। मुझे पता मैं खुद स्पॉन्सर खरीदने निकलूंगा फिर भी को बन जाऊंगा। मैं दोबारा वो चोट नहीं खाना चाहता था। मेरे पास क्या नहीं स्पॉन्सर सेलेक्ट करना। मैंने भगवान को प्रेयर करना शुरू कर दिया, प्रेयर करना शुरू कर दिया। एक महीने बाद मेरे को एक बंदे का चेहरा आया और वो चेहरा मेरे को बोल रहा तू स्टेप क्यों नहीं करता, एम परेशान हो रहा है। मैंने तुरंत फोन लगाया उस बंदे को। मैंने कहा, भाई साहब मैं 4 साल की रिकवरी में हूँ, मेरा दिल कर रहा है या तो मैं सुसाइड कर लूं या मैं ड्रिंक कर लूं।
मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, क्या आप मेरे स्टेप स्पॉन्सर बनोगे? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा सर बताइए मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझे बोला कि रात के 9 बजे बिग बुक लेके मेरे को कॉल कर लेना। मैंने रात को 9 बजे फोन करके उनको कॉल किया और फिर उन्होंने मेरे साथ बिग बुक पढ़ी, एक एक पैराग्राफ, एक एक वर्ड, एक एक लाइन क्या कह रहा है और उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है, 1 to 1। मैंने बिग बुक पढ़ी यार, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपनी बिग बुक में, देयर इज एग्नोस्टिक, नहीं वी एग्नोस्टिक, हम आज्ञावादी। मैं 4 साल की रिकवरी में बिग बुक तो रोज पढ़ रहा था, लेकिन वी एग्नोस्टिक चैप्टर नहीं पढ़ रहा था। मुझे लगता भगवान की कृपा तो है ही मेरे पे, मैं दारू छोड़ के बैठा हुआ तो इस चैप्टर को पढ़ के क्या करूंगा, मैं इसको जंप करता रहा। लेकिन जब मैंने पहली बार अपने स्पॉन्सर के साथ इस चैप्टर को पढ़ा, तब समझ में आया कि मेरी बीमारी का इलाज यहाँ लिखा हुआ है। उससे पहले जितने भी चैप्टर है वो स्टेप 1 की बात कर रहे हैं, और स्टेप 1 तो खुद मैं अपने आप में हूँ। क्या मैंने दारू पी के अपनी ऐसी तैसी नहीं कराई? स्टेप 1 तो मैं भुगता हूँ ना भाई, 25 साल। लेकिन स्टेप 2 क्या है? केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन अस कैन बी स्टोर एट द सेरेनिटी, गॉड कुड एंड वुड इफ यू सॉट। दूसरा और तीसरा, ये तो नहीं किया था मैंने कभी, ये तो मेरे रेंज में ही नहीं था। तो स्पॉन्सर के साथ मैंने 1 to 1 एक एक लाइन पढ़ा। उसके बाद उन्होंने मेरे को जो बिग बुक से मेरे को स्टेप कराए, है ना, और मेरे को हर चीज का इम्पोर्टेंस बताया कि यार इसकी इम्पोर्टेंस ये है, और इसको जीवन में जीना कैसे है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। प्रोग्राम को अपने जीवन में एक दिन के हिसाब से जीना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या करें, हम आलसी और बेईमान किस्म के लोग हैं यार, स्वार्थी किस्म के लोग हैं, कर देते हैं चीटिंग हम वहां पे। मेरे को यार 12 साल हो गए बिग बुक पढ़ते हुए, रोज रोज पढ़ता हूँ मैं 9 से 10, रोज एवरीडे। हर बार बिग बुक मुझे कुछ सिखा जाती है। हर बार मुझे लगता था कि ये 100 शराबी मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे को। मैं पिछले 12 सालों में बोर नहीं हुआ यार बिग बुक पढ़ के। हर बार एक नई चीज सिखाती है, हर बार एक नई चीज बताती है। मैंने इतनी चमत्कारी बिग बुक किताब नहीं देखी यार। जिस किताब को मैं पिछले 12 साल से पढ़ रहा हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ, एवरीडे पढ़ रहा हूँ, और मैं बोर नहीं हुआ उस किताब से। उस किताब को लेके आज भी मेरे अंदर बड़ा आकर्षण है। आज भी बिग बुक मुझे इशारा करके दिखाती, देख यहाँ तू गलती कर रहा है, तू ये कहाँ कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है, देख तू यहाँ पे ये यहाँ गलत हो रहा है, तू बताती है बिग बुक मेरे को। बिग बुक यार मेरा ही आईना है। बिग बुक में मैं अपनी तस्वीर खोजता हूँ, कहाँ हूँ मैं बिग बुक में। ये बिग बुक यार मेरी ही कहानी है, मेरे जैसे ही 100 भाइयों की कहानी है। और मेरे को बड़ी खुशी होती है यार, अगर मैं बोलूँ कि आई एम गुड स्टूडेंट ऑफ बिग बुक, यस, मेरा ड्रीम ये है, मुझे बिग बुक का अच्छा स्टूडेंट बनना है ना। मुझे बिग बुक का अच्छा स्टूडेंट बनना है। मैं बिग बुक का स्टूडेंट हूँ, और मैं बिग बुक का स्टूडेंट ही बन के रहना चाहता हूँ, मास्टर नहीं, तो स्टूडेंट हूँ जीवन में। तो मेरी जिंदगी में बिग बुक का बहुत बड़ा और बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा।
मेरी इसमें जिन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है ईश्वर की कृपा से, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, यार मैं जो कहूँ मेरी बात को उतना सीरियस मत लेना भाई। जो मैं कह रहा हूँ और किताब में लिखी है यार उस पर बहस मत करना, उसको पकड़ लेना। मैं गलत हो सकता हूँ, मकान गलत हो सकता है, फेसबुक गलत नहीं हो सकती, फेसबुक गलत हो ही नहीं सकती, ऐसा विश्वास है मेरा। फेसबुक के अंदर कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा विश्वास है मेरा। तो मेरी तो यार आ, और एक चीज और मैं बताऊंगा यार, मैं जब भी मेरे को 12 स्टेप का मौका मिलता है मैं छोड़ता नहीं हूँ, और मैं 12 स्टेप करने जाता हूँ अपने एक दो ये के भाइयों के साथ, और उस भाई को 12 स्टेप करके हम भी बुक दे देते हैं और उसको यही बोलते हैं कि भैया इस किताब ने मेरी जान बचाई है, अगर आपको भी बचाना हो तो यार आप यूज कर सकते हो इस किताब को। और 3-4 दिन बाद उसको फोन करते हैं, कैसा लग रहा है, कोई सवाल कुछ हो, उसको एक ऑफर देता हूँ मैं कि भाई साहब ये अकेले तो किताब नहीं पढ़ी जाएगी, कैसा रहेगा अगर हम और आप रात के 9 बजे इस किताब को पढ़ें एक साथ। मैं इतने प्यार से बोलता हूँ कि सामने वाला बंदा मना नहीं कर पाता यार मेरे को, वो बैठ जाता है मेरे साथ रात को ना 9 से 10 बजे किताब पढ़ना। हालांकि बाद में मेरे से वो मेरा दोस्त हो जाता है, बाद में मुझे शेयर करता है कि सर शुरू में बड़ा पकाऊ लग रहा था, लेकिन जैसे ही 15 दिन 20 दिन होते हैं धीरे धीरे वो भी अपने आप को उस किताब में खोजना शुरू कर सीख जाता है। और जब वो अपने आप को उस किताब से कोरिलेट करना सीख जाता है, अपने आप को उस किताब में खोजना सीख जाता है, तो यार वही चमत्कार जो मेरे साथ हुआ था वही चमत्कार उसके जीवन में होना शुरू हो जाता है। पता चला 6 महीने हमें लगे उस बिग बुक को पढ़ने में, तब तक 6 महीने की रिकवरी हो चुकी है उसकी। मेरे को सर्विस का सबसे अच्छा जो मेरे को जो लगता है काम करने का वही लगता है यार। 12 स्टेप करो, बिग बुक दो, उसको बोलो यार अकेले तो नहीं पढ़ा, मैं अकेले खुद भी नहीं पढ़ सकता बिग बुक, अगर मेरे साथ कुछ लोग हों पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ सकता हूँ, रोज पढ़ सकता हूँ। अकेले तो मैं भी आज भी बहुत आलसी हूँ। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से समय कुछ ज्यादा हो गया या कितना समय हो गया, यस बिल्कुल सही है, 5 मिनट बचे। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।